हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो सब? हाँ जी सर। बच्चों, अभी हम क्या करने के लिए इकट्ठा हुए हैं? हम अभी करेंगे टॉपिक मिक्स। हम बहुत सारे जो स्टैट्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में, आपके सामने पीछे दिख रहा होगा, क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में कुछ कुछ टॉपिक को रिवाइज करेंगे जो आपके पेपर में आ भी सकते हैं और हो सकता है नहीं भी आ सकते, लेकिन हमारा धर्म क्या है? रिवाइज करना। तो आओ करते हैं। ये आपको मिड टर्म में भी काम आएगा और फाइनल में भी काम आएगा। डन। मैं रैंडम करवाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है लेस इंपॉर्टेंट है मिक्स करके करवाऊंगा, है ना। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, फिर उसके बाद स्टैट्स की जो शुरुआत के थ्योरी वाले जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको करेंगे बाद में। डन। चलो आओ, सीट बेल्ट बांध लो अपनी अपनी। बच्चों सबसे पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से शुरू करवाऊंगा। देखो, मैं क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिखा रहा हूँ, ये पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर दूंगा। हम सर्कुलर डायग्राम की बात कर रहे हैं, पाई डायग्राम की। सर्कुलर डायग्राम बनाने के ऊपर एक क्वेश्चन है आपके सामने। व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर डायग्राम? बताओ ये क्या होता है। और प्रेजेंट द डेटा ऑन एक्सपेंडिचर ऑफ लेबर फैमिली इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर डायग्राम। अगले पेज पे क्वेश्चन दिया हुआ है, उसे हमारे को सर्कुलर डायग्राम मतलब पाई डायग्राम में बनाने की बात बोली हुई है। तो जिन्होंने पढ़ा हुआ है उन्हें तो ये पता होगा, ये बहुत ईजी टॉपिक है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए भी ये बहुत ईजी टॉपिक है। बेटा ध्यान से देखना, क्वेश्चन दिया हुआ है सर्कुलर डायग्राम क्या होता है, तो आप आराम से बता सकते हो। जब डेटा को किसी पाई में या किसी सर्कल में दिखाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेशियो डिग्री, तो हम उसे बोलते हैं हमारा पाई डायग्राम। ठीक है। अब क्वेश्चन दिया हुआ है आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर में फूड, क्लॉथिंग, अलग अलग कहाँ पे खर्चा करता है इंसान, वो दे रखा है। और कितना खर्चा कर रहे हैं बेटा, इसका परसेंटेज दिया हुआ है। ध्यान से देखना, परसेंटेज दिया हुआ है 65%, 15%, 12%, 5% और 3%। देखो परसेंटेज दिया है तो काम आसान हो जाएगा। अगर एक्सपेंडिचर दिया होता तो बच्चों पहले क्या निकालते हम? परसेंटेज, और फिर परसेंटेज के बाद क्या निकालते? डिग्री। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में सीधा परसेंटेज दिया है तो हमारे को एक्सपेंडिचर से परसेंटेज निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा परसेंटेज। ये सारी परसेंटेज गिवन है ना। मैं थोड़ा और जूम कर दूं, ये सारी की सारी वैल्यू जो गिवन है बेटा, ये परसेंटेज गिवन है। नाउ अब इस परसेंटेज को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो बच्चे पहले ये सुनो कि परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेट्स से 10, 20, 30, 40 ये खर्चा था। ए पे 10 रुपये, बी पे 20 रुपये, सी पे 30 रुपये और डी पे 40 रुपये। तो 10, 20 कितने हो गए? 30, 30, 30, 60, 100। टोटल खर्चा कितना हुआ? 100, है ना। अब परसेंटेज कैसे निकलेगी? ये निकलेगी बेटा 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 100, 10%। ये कैसे निकलेगी? 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 100, 20%। समझ रहे हो क्या कर रहा हूं मैं? जो है डिवाइडेड बाय टोटल, जो है डिवाइडेड बाय टोटल, जो है डिवाइडेड बाय टोटल, ऐसे परसेंटेज निकलती है। लेकिन इस क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन है। परसेंटेज निकालने के बाद क्या होगा? हम उसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो बेटा डिग्री में कन्वर्ट करने का नियम होता है, जितनी भी परसेंटेज है डिवाइडेड बाय 100 इनटू में 360 डिग्री, क्योंकि एक सर्कल में कितने डिग्री होते हैं? 360। हम 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर अलग अलग डिग्री आ जाएंगे। जैसे बेटा आपके सामने था फूड 65, तो हमने लिखा 65 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 360, तो ये हमारा डिग्री आ जाएगा। कितना डिग्री आया? 234। ऐसे करके हमने सबकी डिग्रियां निकाल ली। बेटा ध्यान देना, लास्ट में टोटल करके भी देख लेना। लास्ट में डिग्री का टोटल 360 आना चाहिए और परसेंटेज का टोटल 100% आ जाना चाहिए। तो क्वेश्चन में परसेंटेज निकलेगी फिर डिग्री निकलेगी, है ना। जो भी परसेंटेज है, लाइक 15 है तो 15 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 360, 12 है तो 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 360। इस तरीके से हमने डिग्रियां निकाल दी। फिर डिग्री को हम सर्कल में प्रेजेंट करेंगे क्लॉकवाइज तरीके से। कैसे तरीके से बच्चों? क्लॉकवाइज। जैसे ध्यान से देखना, 234 डिग्री, ये रहा हमारा 234 डिग्री। अब पेपर में आपको वो तो है नहीं, क्या कहते हैं उसे, कलर वलर तो अलाउड नहीं होता, तो आप क्या करना वो सुनना ध्यान से। आप कुछ ऐसे करना, ये सर्कल है हमारा, दिख रहा है? यस सर, ये सर्कल दिख रहा है? बहुत कम दिख रहा है बच्चों। अभी ये सर्कल दिख रहा है? यस सर, ये सर्कल दिख रहा है। ठीक है। अब जैसे परसेंटेज आई थी, पिछले वाले में परसेंटेज आई थी, कुछ भी परसेंटेज आई, लेट से यहाँ पे मैंने केंद्र बिंदु बनाया। अब जो भी शुरुआत में परसेंटेज थी, अब क्योंकि हमारे पास वो तो है नहीं, कलर वगैरह तो है नहीं, लेट से मैं कहता हूँ शुरुआत की 90% आई थी, तो ये हो गई हमारी 90%। इसे इस तरीके से डॉट डॉट डाल दो, डॉट 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 डॉट। लेट से मैं कहता हूँ अगली 30% आई थी, तो यहाँ पे 30% नहीं 30 डिग्री आई थी, तो यहाँ पे इस तरीके से लाइनें खींच दूँ, है ना। लेट से मैं कहता हूँ अगली 60 डिग्री आई थी,
तो लेट से यहाँ तक हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये हो गया 60 डिग्री। फिर इसमें कुछ और डिज़ाइन डाल दो, इसमें इस तरीके से स्टार वगैरह टाइप का बना दो, और फिर ना बगल में उसे एक्सप्लेन कर दो कि ये वाला किसका था जी, एक्स का था, ये वाला किसका था जी, वाई का था। आप इस तरीके से कर सकते हो पेपर के अंदर, है ना। और अगर टाइम बिल्कुल कम बचा हुआ है तो सीधा डिग्री लिख देना भाई, आप सीधा क्या करना कि सबकी डिग्री लिख देना, वो सही रहेगा, है ना। आप कोशिश क्या करना, पहले जो दे रखा है उसे, फिर उसका अगला, फिर उसका अगला, फिर उसका अगला, फिर उसका अगला, इस तरीके से सारी चीजों को प्रेजेंट करना। जैसे सबसे पहले 234 डिग्री दिखाना, फिर 54, फिर 43, इस तरीके से आप चीजों को क्लॉकवाइज तरीके से प्रेजेंट कर देना। मेरे ख्याल से बच्चों समझ में आ गया। पहले परसेंटेज निकलेगी, फिर उसके बाद डिग्री निकलेगी। ये अगर आप भूल गए होगे तो अब आपको याद आ गया होगा। जैसे ये दूसरा क्वेश्चन देख लेना बच्चों, पेपर में आ सकता है। कह रहा है 2013-14 का डेटा दिया हुआ है, कोई बात नहीं, देने दो। हमारे को कुछ डेटा दिया हुआ है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी डेटा का, 12-13 का ये रहा और 13-14 का ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे को कहता है, यहाँ पे अगेन परसेंटेज गिवन है, तो पहले परसेंटेज हम क्या निकालेंगे, डिग्री, फिर डिग्री निकालने के बाद उसे यहाँ पे प्रेजेंट कर देंगे। तो अगर मैं एक डेटा दूं या एक से ज्यादा डेटा दूं, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बस ध्यान रहे, एक से ज्यादा डेटा है, 2 डेटा है तो 2 पाई डायग्राम बनेंगे, 4 है तो 4 पाई डायग्राम बनेंगे, लेकिन 4 वाला आएगा नहीं, एक या ज्यादा 2 का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। डन बच्चों, प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना। हमने कॉपी में भी इसे लिख कर करा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना। मैं फिर से कह देता हूं, जो भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले उस क्वेश्चन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, जो भी फिगर होगी परसेंटेज में, फिर परसेंटेज के बाद उसे किस में कन्वर्ट कर देना, डिग्री में। अगर परसेंटेज में सीधा गिवन है तो सीधा डिग्री में कन्वर्ट कर देना, कोई झंझट वाली बात नहीं बचेगी, ठीक है सर। और बताओ, पाई डायग्राम तो अब हम निपटा देंगे, ठीक है सर। आगे देखो बच्चों, एक सब डिवाइडेड बार डायग्राम है। ये क्वेश्चन मिक्स है तो कहीं से कुछ भी आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन सामने आ जाएगा आपके। सब डिवाइडेड बार डायग्राम याद करो बच्चों, आपने बार डायग्राम पढ़ा था, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, ये सब बनाने के लिए आ सकते हैं। तो बार डायग्राम में, सब डिवाइडेड में क्या होता है, एक ही बार के अंदर अलग अलग चीजें प्रेजेंट हो रही होती हैं। तो कैसे प्रेजेंट करना है, अगर बाय चांस पेपर में आया, प्रेजेंट द फॉलोइंग बार डायग्राम, इस डेटा को हमारे को बार डायग्राम में दिखाना है। 2012, बेटा ध्यान रहे यहाँ पे ईयर आ रहा है 2012, 2013, फिर यहाँ पे वीट, राइस, ग्राम, टोटल। तो हमने क्या करा देखना, ये वाला जो डब्बा है 2012 के अंदर 30, 20, 10, तो ये रहा 30, 20, 10, इस तरीके से हमने डेटा को प्रेजेंट कर दिया, है ना। ये आपको विजिबल नहीं हो रहा हो तो मैं दिखा देता हूँ। ये वाला जो हिस्सा है ये 30 हो गया, इसके ऊपर ये जो रेड वाला है ये 20 हो गया, इसके ऊपर ये जो ग्रीन वाला है ये 10 हो गया। इस तरीके से सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनता है। इसके बगल में भी सेम ऐसे ही होगा, 45, 30, 15, ये वाला 45, ये वाला 30, ये वाला 15, है ना। तो क्या करा हमने, कुछ भी नहीं करा। इधर हमने नॉर्मल पॉपुलेशन लिख दी क्योंकि पॉपुलेशन का डेटा था, लिखा हुआ है पॉपुलेशन का डेटा, हाँ। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने ईयर दिखा दिया। फिर उसके बाद कुछ नहीं करा, जैसे जैसे फिगर बढ़ती, बस ये देख लेना ध्यान से कि क्या पूछा है। जैसे इस क्वेश्चन में सब डिवाइडेड पूछा है तो 2 ईयर के डंडे बनेंगे और उसी के अंदर सब डिवाइडेड डेटा हो जाएगा, ठीक है। अगर बाय चांस आए तो आई होप बेटा आप कर जाओगे। नीचे बार डायग्राम की अगेन बात बता रखी है, कौन सा वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये है बेटा डेविएशन बार डायग्राम। डेविएशन बार डायग्राम क्या होता है, आओ देखना। कह रहा है प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा बाय डेविएशन बार डायग्राम शोइंग द डिफरेंस बिटवीन सेल प्रोसीड्स एंड कॉस्ट ऑफ द फर्म। ये मेरे सामान को बेचकर सेल पैसा मिला और इसके बगल में कॉस्ट दी हुई है। तो देखना भाई, 115 रुपए का बेचा, 100 रुपए की कॉस्ट आई, 15 रुपए का प्रॉफिट आया। 140 का बेचा, 115 की कॉस्ट आई थी, 25 का प्रॉफिट आया। 145 का बेचा, 155 की कॉस्ट आई थी, बेटा लॉस आ गया। तो याद करो, अगले पेज पे वैसे मैं दिखा दूंगा, ये था डेविएशन बार डायग्राम। पॉजिटिव वाली वैल्यू ऊपर आती थी और नेगेटिव वाली वैल्यू नीचे आती थी। याद आ गया होगा ना, ऐसा क्वेश्चन पेपर में बन सकता है भाई। तो ये रहा इसका आंसर, फटाफट देख लेना कैसे बना बेटा, कुछ इस तरीके से बना। ये रहा हमारा सब डिवाइडेड बार डायग्राम। जो पॉजिटिव वैल्यू थी प्रॉफिट एंड लॉस वाली, आप इसमें कॉस्ट वाली और वो रेवेन्यू वाली मत दिखाना। कॉस्ट और रेवेन्यू को कंपेयर करके जो लॉस या प्रॉफिट आया उसको दिखाया हमने डेविएशन बार डायग्राम में। तो जो पॉजिटिव वाली वैल्यू थी, जैसे 15, 25, किसी एक में लॉस आया था ना, तीसरे वाले में, तो लॉस वाला, फिर पॉजिटिव, उस तरीके से हमने दिखा दिया। बार डायग्राम की बेटा खास बात क्या होती है, आपने पढ़ रखा है, याद करो। बार डायग्राम की खास बात होती है, सारे बार्स के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, इक्वल डिस्टेंस होता है। सारे बार्स के बीच में कितना डिस्टेंस रखना है, इक्वल डिस्टेंस रखना है। हो सकता है मेरे हाथ से बनाया तो आपको ज्यादा कम दिख रहा हो, लेकिन बार्स के बीच में हमेशा खास बात ये रहती है कि इक्विडिस्टेंट होता है। ये होता है इक्विडिस्टेंट। याद है आपने पढ़ा था, फीचर्स में पढ़ा था, सारे बार्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, है ना। तो बच्चों आई होप ये आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए रेडी हो सकते हैं। बार डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है, पाई डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है। मैंने आपको 2-4 डायग्राम दिखा भी दिए। आओ और मैं डायग्राम वाले क्वेश्चन ही दिखाता हूँ आपको।
ताकि पेपर में आए तो आपके हाथ पैर चले। यहाँ से चलिए देखना बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बार डायग्राम चैप्टर का। मेक अ सुटेबल डायग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा। एक डेटा दे रखा है और कह रहे हैं उसका एक डायग्राम बना दो। तो बेटा कुछ भी नहीं था ना, मतलब ये तो एकदम ही बेसिक सी बात है भाई। ईयर लिखा है यहाँ पे, ध्यान रखना बेटा, एक्स एक्सिस पे ईयर दिखा देना। पॉपुलेशन यहाँ पे लिखी, फिर उसके बाद 36.1, फिर उसके बाद 43.9, फिर उसके बाद 54.8। हाँ बेटा ध्यान रखना, ऐसे चिपका चिपका के मत बना देना, चिपका चिपका के बना दिया फिर तो वो हिस्टोग्राम बन जाता है। हम तो क्या बना रहे हैं, बार डायग्राम बना रहे हैं। बार डायग्राम में सारे डंडे के बीच में क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। ध्यान रखना है इसका, जो जो वैल्यू थी उस वैल्यू को मैं दिखाता चला गया, दिखाता चला गया, दिखाता चला गया। यही हो गया हमारा क्या, बार डायग्राम। डन। कौन सा वाला बार डायग्राम है, क्या मतलब, वैसे सिंपल बार डायग्राम है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक डेटा दिखा रखा है। एक होता है बेटा मल्टीपल, जहाँ पे एक से ज़्यादा डायग्राम दिखा रखे होते हैं, लाइक ये वाला देखो, ये है हमारा मल्टीपल बार डायग्राम। जब एक से ज़्यादा डेटा दिखाना होता है, याद करो बेटा थ्योरी में हमने पढ़ा हुआ है, जब लेट्स से बर्थ रेट और डेथ रेट हमें दोनों दिखाना है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों दिखाना है, तो हम बोलेंगे कि भाई इसके लिए मल्टीपल बार डायग्राम बनाओ। अब सुनना बेटा, जब बर्थ रेट और डेथ रेट साथ में आ रहे हैं ना, तो इन दोनों के बार चिपक के आएंगे। फिर अगले साल का आने से पहले गैप आएगा, फिर अगले साल के बर्थ रेट डेथ रेट भी चिपक कर आएंगे। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, लेट्स से बर्थ रेट था तो चिपक कर डेथ रेट, फिर गैप, फिर लेट्स से बर्थ रेट था फिर चिपक कर डेथ रेट, मतलब बर्थ रेट डेथ रेट हमेशा चिपक कर आएंगे और फिर अगले साल का बीच में गैप आ जाएगा। सेम ऐसे करा हुआ है। आओ मैं थोड़ा सा इसे जूम करके आपको फिर से दिखा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन बोला था एक्सपोर्ट का और इम्पोर्ट का, अब मेरे को दोनों को साथ में दिखाना है। तो बेटा एक्सपोर्ट की वैल्यू ये रही और इम्पोर्ट की वैल्यू ये रही, है ना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ये दे रखा है अलग अलग सालों का। देखना अब 8,45,000, 8,45,000 और यहाँ पे है 13,63,000। तो बेटा 13,63,000 वाली ज़्यादा फिगर थी ना, इसलिए इसका डंडा ज़्यादा हो गया। नीचे अब पेपर में आपके पास कलर तो होगा नहीं, तो इसमें डॉट 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 डाल देना और बोल देना, इसके बगल में लिख देना डॉट डॉट डॉट, जैसे लिखा हुआ ना सेम ऐसे डॉट डॉट वाले एक्सपोर्ट है, और उसके बाद ये जो ऐसे ऐसे लाइनें खींच रहे हैं ये इंपोर्ट वाला है। बस ध्यान रखना दोनों चिपक कर आ रहे हैं, देखो सब में दोनों कैसे आ रहे हैं, चिपक कर आ रहे हैं, इसका ध्यान रखना। आई होप बच्चों समझ में आ रहा होगा आपके। जी सर। और ना बच्चों, अगर पेपर में अगर आपको और इजी तरीके से करना है, वैसे वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये आप इसमें ना रफ फिगर मान सकते हो। ये देखो इन्होंने करोड़ में माना हुआ है, तो आप लाख में भी मान सकते हो, करोड़ में भी, कैसे भी मान सकते हो। और अगर इजी बनाना है ना, तो आप इन वैल्यू को बेटा परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो। और परसेंटेज में कन्वर्ट जब ही करना जब क्वेश्चन में बोला होगा परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज बार डायग्राम में ना सारी वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। कैसे, वो सुन लेना। जो भी इसका टोटल आएगा, लेट्स से मैं कहता हूँ इसका टोटल इतना आया, है ना, अब इसका परसेंटेज कैसे निकलेगा, यहाँ पे निकालना 8,45,534 डिवाइडेड बाय जितना टोटल आया इनटू में 100, फिर अगले बार में 11,42,922 डिवाइडेड बाय जितना टोटल आया इनटू में 100। तो आपको ये वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल, ये वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल, सेम ऐसे यहाँ पे ये वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल, ये वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल, ये वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल। और क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए हर जगह 100 से मल्टीप्लाई करते हुए चलना, बस खत्म। डन ना। अगर परसेंटेज बार डायग्राम पेपर में पूछा है तो ये वाला काम करिएगा, वरना सिंपल आप ऐसे भी, कुछ नहीं लिखा है ना पेपर में, तो आप कैसे भी प्रेजेंट कर सकते हो जो आपको इजी लग रहा होगा उस तरीके से। ठीक है, ठीक है सर, और दिखाओ। ठीक है सर, देखो बेटा देखना, ये भी अगेन बहुत ही बच्चों वाला डायग्राम है। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा हुआ है ईयर और पॉपुलेशन, उसको मेरे को दिखाना था। डन। ये है मल्टीपल बार डायग्राम। बेटा मल्टीपल बार डायग्राम अभी भी हमने देखा था एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, बस यहाँ पे 2 की जगह 3 चीजें आ गई। तो बेटा 3 चीजें चिपका के बना देना। बर्थ रेट, डेथ रेट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट चिपक कर आ रहे थे, तो आर्ट्स कॉमर्स साइंस भी चिपक कर आ गए। आर्ट्स कॉमर्स साइंस, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, अलग अलग ईयर का अलग अलग जगह। ध्यान रखना बेटा, नामकरण जरूर कर देना। आप हर जगह नोटिस कर रहे हो ना, एक्स एक्सिस पे ईयर आ रहा है, हाँ, और वाई एक्सिस पे कितनी पॉपुलेशन थी, या नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, या नंबर ऑफ वर्कर कितने थे, ये सारी चीजें आ रही है। ठीक है सर, यस सर, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अगर आया तो प्लीज कर जाना। ये मैंने आपको कुछ हद तक कुछ क्वेश्चन दिखाए, ये अभी हमने क्वेश्चन करा था, ये वही है। पाई डायग्राम हमने बनाना सीख लिया, अगले पेज पे पाई डायग्राम दे रखा है। मेरे ख्याल से बच्चों कर जाओगे, हाँ हाँ जी सर कर जाएंगे। ठीक है, आओ आगे देखते हैं। फिर ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेविएशन बार डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्स और कॉस्ट आएगा और आपको प्रॉफिट और लॉस निकाल कर फिर उसे दिखाना पड़ेगा, पेपर के लिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बच्चों आगे दे रखा है, ये तो हद ही ईजी चैप्टर है, फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स। फ्रीक्वेंसी डायग्राम में देखो हिस्टोग्राम की बातें करेगा, ओजाइव की बातें करेगा, लेस देन मोर देन की बातें करेगा। याद है ना, लेस देन और मोर देन यूं तिरछा के लाइन आती थी, हाँ, ओजाइव की बातें करेगा। तो देखो बेटा
सबसे पहले कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफिकली, ग्राफिकली दिखाने के लिए कह रहा है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0, 5 फैमिली, 0 बच्चे 5 फैमिलियों में है, 1 बच्चा 10 फैमिलियों में, 5 बच्चे 10 फैमिलियों में। अब इस डेटा को मेरे को बार डायग्राम में दिखाना है। बार डायग्राम में नहीं, अरे ये बार डायग्राम ही आ गया फिर से यार, ये बार डायग्राम ही बन रखा है बेटा। बार डायग्राम आपने पहले ही पढ़ लिया था। हमारे को हिस्टोग्राम का कोई क्वेश्चन देखना है। ये रहा नीचे वाला क्वेश्चन हिस्टोग्राम का है, आओ देखते हैं। लिखा हुआ है देखो बेटा, बीच के गैप गायब हो गए हैं, ध्यान देना, बीच के गैप गायब हो चुके हैं। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। एक ही क्वेश्चन पे 3 चीजें पूछ रहा है, हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व। तो कुछ नहीं करना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। आपने इस तरीके से डेटा दिखा दिया। हाँ, ये आपको विजिबल तो हो रहा है? यस सर, विजिबल हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद 10 बच्चे, 16 बच्चे, आप 5-5 का गैप रख लो, 2-2 का गैप रख लो, आपकी श्रद्धा, 4-4 का गैप रख लो आपकी श्रद्धा अनुसार। फिर सबको इस तरीके से आप अलग अलग तो मत करना, एक ही पेंसिल से इस तरीके से वो कर देना। इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे, इधर मार्क्स ऑफ 10 आ जाएंगे, खत्म हो गया, है ना। कुछ भी नहीं करना था बेटा। 0 से 10 में 10, 0 से 10 में 10, 10 से 20 में 16, 10 से 20 में 16, 20 से 30 में 20, 20 से 30 में 20। इस तरीके से सारे प्रेजेंट करते हुए चलना। बस हिस्टोग्राम में ध्यान रखना, बीच में गैप नहीं आना चाहिए ना, गैप बार डायग्राम के अंदर आता है, ठीक है सर। अब ये तो बात रही हमारी हिस्टोग्राम की। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनता है बेटा? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर याद करो ना, वो हिस्टोग्राम के टॉप के मिड पॉइंट को जोड़ा करते थे। जितने भी हिस्टोग्राम आपने बनाए सबके मिड पॉइंट को यूं तरीके से जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा आपका? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। आओ देखना, मैं अगले पेज पे आपको दिखा देता हूँ। सेम क्वेश्चन का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ये रहा। आपने पहले हिस्टोग्राम बनाया है ना, ये तो आपने क्लास में बल्कि पहले हिस्टोग्राम के साथ फिर बिना हिस्टोग्राम के दोनों बनाना सीखे थे। पहले हिस्टोग्राम बनाए, हिस्टोग्राम के बाद जितने भी हिस्टोग्राम हैं उनकी चोटी के जो मिड पॉइंट है, टॉप के जो मिड पॉइंट है, उन पॉइंटों को इस तरीके से स्केल से जोड़ दिया। स्केल से जोड़ दिया तो इसका नाम पड़ गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, है ना। लिखा भी हुआ है, अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज ड्रॉन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल टॉप्स ऑफ अ हिस्टोग्राम। किसी हिस्टोग्राम के टॉप के सारे पॉइंटों को जोड़कर क्या बनता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, है ना। अब पेपर में फॉर एग्जांपल बच्चों बिना हिस्टोग्राम वाला क्वेश्चन आया तो पता है बिना हिस्टोग्राम वाला भी सेम इसी तरीके से बनेगा। देखो 0 से 10 का मिड पॉइंट क्या हो गया? 5। कितने बच्चे थे? 10। मैं यहाँ पे करता हूँ, लेट से 10, 20, 30, 40 में थोड़ा सा रफ करके दिखा देता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। 0 से 10 का मिड पॉइंट हो गया 5, बच्चे कितने थे? 10। तो ये रहा 0, ये रहा 10, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे लेट से 10 था, यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 30 था, तो ये हो गया मेरा पहला बिंदु। 10 बच्चे थे इसलिए यहाँ पे लाइन बना ये वाला, और मिड पॉइंट था 5 का, इस वजह से यहाँ पे डॉट बना। अगला 10 से 20 का मिड पॉइंट कितना हो गया बेटा? 15, तो यहां से लाइन खींचूंगा, ठीक है। ये कहां से आ गई? पढ़ना बेटा। क्या लिखा हुआ है? 10 से 20 के बीच में 16 है। अब यहाँ पे 20 है, यहाँ पे कहीं 16 रहा होगा, लेकिन मिड पॉइंट आप देखना ध्यान से, जैसे ये पॉइंट बन रहा है सेम ऐसे ये पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट बन रहा है सेम ऐसे ही ये पॉइंट है। फिर इस तरीके से इन पॉइंटों को जो भी आएंगे उनको जोड़ते हुए चल जाना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा। खत्म? यस सर। अगला वाला क्वेश्चन भी बेटा सेम है, सेम क्वेश्चन सेम है, बस निकालना क्या है? फ्रीक्वेंसी कर्व। इसमें फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी कर्व में हाथ से लहराना होता है और फ्रीक्वेंसी कर्व में स्केल से जोड़ना होता है। ध्यान से देखना, वैसे तो मैंने यहाँ पे पेन चला दिया था, फिर भी मैं मिटा देता हूँ। देखिएगा बेटा, ये आपको विजिबल होगा आई होप। मैं थोड़ा और जूम करता हूँ। यहाँ पे देखो बेटा, लाइन से खिंचा हुआ है, ये ना स्केल से खिंची हुई है लाइनें, है ना। लेकिन जो हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व है, फ्रीक्वेंसी कर्व की खास बात ही क्या होती है? ये ज्वाइन किया जाता है फ्री हैंड के द्वारा। फ्री हैंड मतलब ऐसे लहराते हुए, देख रहे हो कैसे लहर रहा है, हाथ लहरता हुआ जा रहा है। ये देखो यूं जाकर यूं जाकर यूं 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 जा रहा है। तो इस वाले को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। काम सेम रहेगा, हिस्टोग्राम के साथ आएगा तो हिस्टोग्राम बनाना। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो सबसे बढ़िया है पहले हिस्टोग्राम बनाना, सारे के टॉप पॉइंट पे बिंदु करना, फिर उनको यूं मिला देना। ध्यान रहे बिंदु, बीच के बिंदु से कटता हुआ निकलना चाहिए हर जगह। अगर आपने गलती से भी ऐसा कर दिया, ध्यान से देखिएगा, जैसे क्लास में करा भी था बच्चों ने, यहां से 15 से निकलने के बाद ये यहाँ 8 को यहां से काटता गया, बेटा नहीं, मिड पॉइंट से यहां से कटता हुआ जाना चाहिए। यहां से सारे पॉइंटों को मिड पॉइंट से कटना जाना चाहिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में और फ्रीक्वेंसी कर्व में। याद आ गया होगा? यस सर, याद आ गया, गुड। इसके बाद भी अगले क्वेश्चन में बेटा वही फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम बनाने के लिए बोला है। ध्यान रखना, हिस्टोग्राम कभी भी आएगा तो बीच में गैप मत डाल देना। क्वेश्चन बनाया, 5, 10, 12 जो भी था उस तरीके से प्रेजेंट कर दिया, खत्म हो गया। हमारे लिए काम का ज़्यादा क्या है?
हमारे लिए काम का हिस्टोग्राम तो हमने कर लिया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तो कर लिया, ज़्यादा काम का है जिसमें थोड़ा दिमाग चलाना पड़ता है, लेस देन और मोर देन। तो बेटा लेस देन और मोर देन का ये रहा क्वेश्चन, देखना ध्यान रखना, लेस देन नीचे से ऊपर जाता है और मोर देन ऊपर से नीचे आता है, ध्यान रखना है ना, ये इस चीज़ का ध्यान रखना, ये मीडियन में भी पढ़ोगे आप। ड्रॉ लेस देन एंड मोर देन ओजाइव कर्व, ओजाइव है ये लेस देन और मोर देन के, तो मार्क्स 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 इस तरीके से मार्क्स दिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है सर। अब इस क्वेश्चन को बेटा कैसे करना कैसे है, सबसे पहले हमारे को इसे लेस देन में कन्वर्ट करना है, पहले लेस देन का आंसर है। क्वेश्चन थोड़ा सा मैं खोल देता हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी आ जाए। हाँ अब दोनों चीज़ें हैं, यस सर। देखना बच्चों 0 से 5 के बीच में अब मेरे को इसे लेस देन में कन्वर्ट करना है, तो लेस देन की खास बात होती है हायर लिमिट से शुरू होता है, तो लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, 20, 25, 35, 35, 40, लेस देन 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40, है ना, लेस देन सारा लिख लिया। अब ध्यान से देखना, वैसे तो समझने वाली बात है लेकिन बच्चे रट लेते हैं, भाई 5 से कम कितने बच्चों के मार्क्स थे, 7, 10 से कम कितने बच्चों के मार्क्स थे, 7 के भी थे और 10 के भी थे, मतलब 17, फिर 15 से कम कितनों के थे, 7 के भी थे, 10 के भी थे, 20 के भी थे, मतलब 7 और 10 17, 17 और 20 37। या तो आप ऐसे करो सबको प्लस करते हुए जाओ, या तो जो लास्ट वैल्यू आ रही है उसमें अगला वाला प्लस कर दो, जैसे 37 आया ना उसकी अगली वैल्यू क्या थी 13, 50 आ गया, 50 आया ना उसकी अगली वैल्यू क्या थी 12, 62 आ गया, 62 आया ना उसकी अगली वैल्यू 19 थी, 81 आ गया, इस तरीके से कर लो। तो आपको जो सहूलियत लग रही है भाई आप उस तरीके से कर सकते हो, और इसमें खास बात क्या है, बहुत ईजिली किया जा सकता है भाई, कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है बस पहले आपने सबसे पहले लेस देन मोर देन का ये काम कर दिया, लेस देन मोर देन लिख दिया भाई, लेस देन 5, 10, 15, 20, 25, फिर पहले का जो है फिर अगला प्लस, फिर जो आएगा उसमें अगला प्लस, जो आएगा उसमें अगला प्लस, ये ध्यान रखना, जैसे 37 आया तो 37 में 13 प्लस, फिर 50 आया तो 50 में अगला प्लस, फिर 62 आया तो 62 में अगला प्लस, या तो आप ऐसे देख लो या तो आप समझ के जा रहे हो तो वो सबसे बेटर है। फिर उसके बाद इसे प्लॉटिंग करनी है, तो बेटा देखना मैं प्लॉटिंग के लिए डायग्राम थोड़ा सा और जूम करता हूँ, अब क्वेश्चन की हमारी काम की जरूरत नहीं है। हाँ अब देखना ये मेरे लेस देन मोर देन के, ध्यान देना बेटा पूरे सिलेबस में लेस देन और मोर देन के क्वेश्चनों में हमेशा CF निकाला जाता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं होता, फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती है। अब हमने क्या करा बेटा, मार्क्स और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो इधर मैंने दिखा दिया मार्क्स, इधर दिखा दिया मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है सर। अब देखना 5 पे 7 बच्चे थे, 5 पे 7 पहला डॉट, फिर 10 पे 17, 10 पे 17 दूसरा डॉट, आप इधर ये जैसे इसमें 20, 40, 60 का गैप ले रखा है ना, आप 5, 5 का 10, 10 का भी गैप ले लेना, जैसे आपको सही लगे उस तरीके से गैप ले सकते हो। 15 पे 37, 15 पे 37 अगला, फिर 20 पे 50, 20 पे 50, इस तरीके से फिर सारे पॉइंट को यूँ जोड़ देना, ये हमारा बन गया कौन सा कर्व, लेस देन। बोलो भाई डन, ये लेस देन हुआ, लेस देन को हमने कन्वर्ट करा। अब सेम इसी तरीके से हम अगले पेज पे मोर देन करेंगे, सेम ही क्वेश्चन आ सकता है दोनों तरीके से। मोर देन में क्या आएगा, वहां पे बेटा लेस देन 5, 10, 15 कर रहे थे, यहाँ मोर देन 0, यहाँ से शुरू होगा मोर देन 0, फिर मोर देन 5, 10, वही गैप जितने का गैप है फिर वो चलता हुआ चलेगा। अब इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बेटा इसके लिए पिछला क्वेश्चन निकालता हूँ मैं, क्वेश्चन निकालता हूँ, देखना ध्यान से। ये रहा क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा बेटा। देखना जब मैं मोर देन का क्वेश्चन करूंगा ना, तो मैंने लिखा मोर देन 0, है ना। अब 0 में मोर देन कितने हैं बेटा, सारे हैं, तो ये सारे मिलाकर लेट से मैं कहता हूँ 104 थे, शायद पीछे 104 ही थे। फिर लेस देन 5 में कितने हैं, तो बेटा लेस देन 5 में सारे हैं बस 7 को छोड़कर, तो जितना टोटल था उसमें से 7 माइनस कर देना, आ जाएगा। तो यही हमारे अगले पेज में कर रखा है, देखो जरा, देखना ये रहा। हमने क्या करा, सबसे पहले मोर देन जीरो में लिखा, टोटल कितने थे 104, ठीक है। फिर जो शुरुआत में था 0 से 5 वाला, उसे टोटल में से हटा दिया, 104 में से शुरुआत में 7 थे तो 7 को हटा दिया, फिर जो आया उसमें से अगला वाला, फिर जो आया उसमें अगला वाला। इट मीन्स जो वैल्यू आती है लेस देन में अगला वाला प्लस होता है, जो वैल्यू आती है मोर देन में अगला वाला माइनस होता है, बस इतनी सी बात थी, है ना। फिर उसके बाद कुछ नहीं करना बेटा, सेम उसी तरीके से 0 पे 104, 0 पे 104 पहला डॉट, फिर 5 पे 97, 5 पे 97, इट मीन्स ये डायग्राम इस तरीके से बनेगा, सारे डॉट बनाकर प्रेजेंट कर देना, हो गया। ये हमारा लेस देन मोर देन का है, एक पाई डायग्राम, और ये लेस देन मोर देन, और एक वो डेविएशन बार डायग्राम। ये 3 थोड़े ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस वजह से इसके आने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। आई होप बच्चों ये सब आपको रिवाइज हो रहा होगा। मैं कर क्या रहा हूँ ना, हर टाइप के क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप कुछ अटैम्प्ट तो जरूर कर सको पेपर के अंदर। चलिए ये हमने कर लिया।
फिर उसके बाद वही सेम लेस देन मोर देन का एक और क्वेश्चन है। हाँ जी सर, लेस देन मोर देन का एक और क्वेश्चन है। ये भी वही है, लेस देन मोर देन का ही क्वेश्चन है। यस, ये भी वही है। इस वाले क्वेश्चनों में बेटा क्या कर रखा है मैं दिखा दूं। ये ना बिना हिस्टोग्राम के बनाने के लिए बोला हुआ है। बिना हिस्टोग्राम में मैंने आपको बता रखा है पहले मिड पॉइंट निकाल लेना। देखो जैसे मैं अभी आपको करवा रहा था ना, 0 से 10 है। अब इसको मेरे को हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है बिना हिस्टोग्राम के। तो कैसे निकलेगा, पहले मिड पॉइंट निकाल लेना। 0 से 10 का मिड पॉइंट 5, 15, 25, 35, 45 है ना। अब मिड पॉइंट के सामने 3 था, 5 के सामने 3, 15 के सामने 10, 25 के सामने 14 है ना। देखो अगले पेज पे यही कर रखा होगा, ये रहा। 5 के सामने 3, मिड पॉइंट प्रेजेंट कर रहे हैं। देखो मिड पॉइंट ही तो आया यहाँ पे। 5 के सामने 3, 10 के सामने 10, जितने भी थे मतलब सारे मिड पॉइंट के सामने सामने मैंने पॉइंट खींच दिए और फिर उसके बाद हमने कर दिया, खत्म हो गया। फिर उसके बाद लाइनें जोड़ दी। वहां पे बस हिस्टोग्राम के साथ बन रहा था, यहाँ पे बिना हिस्टोग्राम के बन रहा है। इतना सही अंतर है, दोनों से डायग्राम अलग अलग बन जाएगा, सेम बनेगा। सेम बनेगा सर, ठीक है। सेम फॉर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, सेम फॉर फ्रीक्वेंसी कर्व, दोनों के लिए हमारा सेम ही रहेगा। एक जगह हाथों से लहराते हुए बनता है और एक जगह स्केल से बनाया जाता है, ठीक है सर। और बताओ इसके बाद बच्चों फिर से अगेन हिस्टोग्राम पॉलीगॉन का क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। इस सीट से आपको थोड़ा सा रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी वही है, लेस देन मोर देन आपने कर लिया, मैंने आपको दिखा दिया है। आओ एक बार ना ये दिखा देता हूँ मैं बेटा, अरिथमेटिक लाइन ग्राफ कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर, बहुत बेसिक होता है। एक मैं दिखा देता हूँ, कुछ नहीं है, बस ईयर वाइज लाइन पे डेटा को प्रेजेंट कर दिया और कुछ नहीं है यार, इसके अंदर कुछ नहीं है। 2009 में 60,000 रुपये या जितने भी थे, 2009 में 60, इधर फिगर लग दी, इधर साल लिख दिया। 2010 में 72, 2010 में 72, ये इस तरीके से फिर सारे पॉइंटों को जोड़ दिया, खत्म हो गया। ये होता है टाइम सीरीज ग्राफ, टाइम के बेसिस पे, बस इसमें टाइम दिखा दिया। तो बेटा टाइम तो हम वैसे भी नॉर्मली क्वेश्चनों में दिखाते थे, तो इसमें कुछ अलग नहीं सीखने को मिलता। टाइम के हिसाब से हमने डेटा को प्रेजेंट कर दिया भाई, कोई बात नहीं। यहाँ पे 1 दिखाया, अगले वाले में देखना, अगले वाले में बेटा 2 दिखा देंगे। देखो 2009 का इंपोर्ट का अलग और एक्सपोर्ट का अलग, तो ये जो नीली वाली लाइन है ये एक्सपोर्ट की हो गई, इंपोर्ट की हो गई, लाल वाली एक्सपोर्ट की हो गई। फिर दोनों को इस तरीके से डॉट डॉट बनाकर दोनों को बना देना, बस खत्म हो गया। जैसे देखो 2009-10 में 123 था, ये रहा 123, फिर ये था 106, तो 106 उससे नीचे होगा, इसलिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा। फिर जो जो जिसके डॉट आएंगे उसको उससे मिलाते हुए चलना। ये हो गया 2 वाला टाइम ग्राफ। इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको आई होप थोड़ा समझ में आ रहा होगा। सेम ऐसे बेटा यहाँ पे भी है, 2007 में ए फर्म का अलग, बी फर्म का अलग। ए वाला नीले से दिखा रखा है, बी वाला लाल से दिखा रखा है, बस उसकी प्लॉटिंग करते हुए चलनी है और कुछ नहीं करना है। डन कर दोगे? यस सर, ओके। एक ना मैं शुरुआत के भी कुछ टॉपिक दिखाना चाहता हूं आपको। अगेन वो सब थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप देख के चले जाना, कुछ है नहीं उसके अंदर। देखिएगा बच्चों, ये बचपन में आपने बहुत करा होगा, वो डंडे डंडे बनाते थे ना। आओ एक बार देख लेते हैं। कुछ नहीं है बच्चों, कुछ भी नहीं है, जीरो वैल्यू है, मतलब समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन एन एग्जामिनेशन 25 बच्चों का कुछ दे रखा है, डेटा दे रखा है, 23-28 मार्क्स आ रखे हैं, डन ना। अब इसका टेबल बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो बेटा हमने एक पहला बनाया 20 से 29 के बीच में, आप 20 से 29 बना लेना, वो बेटर रहेगा। आप 0 से 9, फिर 10 से 19, फिर 20 से 29 भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें 0 0 आएगा ना, इस वजह से यहाँ पे दिखा नहीं रखा। आप दिखा भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरे को देखना है 0 से 29 के बीच में कितने बच्चे हैं। तो बेटा एक तो ये रहा 20 से 29 के बीच में, एक तो ये रहा 23 वाला, और एक ये रहा 28 वाला, और देखो और देखो और देखो और देखो, और कहीं नहीं है। तो मार्क्स लिख के 20 से 29 में टैली बार्स, टैली बनते थे ना, 2 डंडे बनते थे, हाँ तो 2 ही थे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए? 2। अब 30 से 39 में देखना है। अब 30 से 39 में बेटा एक ये रहा, 2 ये रहे, फिर जहाँ जहाँ होंगे। अब इसमें ध्यान रखना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर 5वें के लिए कट जाता था, है ना। जैसे ये लाइन खींची मतलब 5 हो गए, फिर अगली बार पहला, दूसरा, अब लेट से इतने ही थे तो 7 हो गए। अब मैं कहता हूँ उसमें भी और ज़्यादा थे तो उसमें भी कटता जाएगा। मतलब किसी भी केस में डंडियाँ 4 से ज़्यादा नहीं जाती, 5वीं पे लाइन कट जाती है और वो 5 कहलाता है ना। इस तरीके से हमने दिखा दिया। जैसे इसमें 8 था, तो देखना बेटा इसमें 8 कैसे बना, इसमें 8 ऐसे बना, एक इसे ऐसे बनाया, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये शायद आपको धुंधला नजर आ रहा होगा। ये ऐसे बना रखा है, 8 कैसे आया, 1 2 3 4 5 हो गए, लाइन खिंचती, छठा, 7वां, 8वां। अब इसे आप ऊपर से देख लोगे, 40 से 49 के बीच में कौन कौन था, आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा। 40 से 49 के बीच में जो जो नंबर था, लेट से ये हो गया, 41 हो गया,
सारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। 40 हो गया, 41 हो गया, 43 हो गया, 44 हो गया, 45 हो गया, 45 हो गया। तो ये सारे बच्चों को आप काउंट करो, देखना ये 8 हो जाएंगे। तो इतना ईजी था भाई, ये बहुत बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है। इसके अलावा सेम क्वेश्चन को अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ दिखाया। अभी आपने कन्वर्ट करना सीखा था ऊपर वाले क्वेश्चन को लेस देन में, इधर वाला हिस्सा हमारा लेस देन हो गया और इधर वाला हिस्सा हमारा मोर देन हो गया। आप कैसे भी प्रेजेंट करो, पेपर में जो दे रखा है उसके हिसाब से, वरना तो फिर आपका जो मन करेगा आप उस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हो। सेम अगला क्वेश्चन है बेटा, वही टैली बार्स बना दिए, फिर उसके बाद उनके सामने जितने बार्स है, जैसे 1 2 3 4 5 छठा सातवां, तो 7 आ गई, फ्रीक्वेंसी 7 आ गई। डन? यस सर। तो इन सब में बहुत कुछ ज़्यादा रखा नहीं है, अगले पेज में भी यही दे रखा है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही दे रखे हैं, अगर आपको ये देखने हो तो प्लीज़ देख लेना, वरना इन पे बहुत ज़्यादा मेहनत मत करना, ठीक है सर? यस सर। अब आपको थोड़े बहुत मैं आपको ना वो करवा देता हूँ, क्या ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी, अब मैं थोड़ा बहुत आपको थ्योरी भी करवा देता हूँ। इसमें मैंने आपको हिस्टोग्राम, बार डायग्राम, पाई डायग्राम को कुछ हद तक दिखा दिया। अब मैं अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा, अच्छा टॉपिक रहेगा। मैंने बच्चे के नोट से ही पढ़ा दूंगा, कुछ रिवीजन करते हुए चलते हैं। किसी बच्चे के नोट्स हैं, ये रितिका के हैं, आपको मैंने ग्रुप में भी भेजे हैं, जिसने नहीं लिखे हुए वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए, ये विजिबल तो है, एक बार मैं देख लेता हूँ अपनी कंप्यूटर पे, ये विजिबल है क्या? यस सर, एकदम बढ़िया विजिबल है। ओके ओके ओके, चलिए बेटा, चैप्टर 2, चैप्टर 1 के अंदर तो कुछ भी नहीं था। स्टैटिक्स के एडवांटेज ये वैसे वैसे हमने रिवाइज कर रखा है, इसकी क्लास भी डाली हुई है, और बहुत ईजी भी था। पहले तो वो इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ वर्ड्स बताता है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, ये सारे वर्ड्स को एक्सप्लेन करता है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, इन सबको एक्सप्लेन करता है। फिर उसके अंदर स्टैट्स पे उतर आता है, इन्फ्रेंशियल स्टैट्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, ये हमने रिवाइज कर रखा है। फिर इसके अलावा वो बोलता है स्टैटिक्स के फीचर्स क्या होते हैं, स्टैटिक्स के फ़ायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, स्टैटिक्स का स्कोप क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने कर रखी हैं, ठीक है सर। सेकंड चैप्टर में बेटा थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा वही, अगर प्राइमरी सोर्स, अगर इन्वेस्टिगेटर का खुद डेटा कलेक्ट कर रहा है, खुद डेटा कलेक्ट कर रहा है, किसी और से करवा रहा है, खुद अपने पर्पस के लिए फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट करवा रहा है, तो वो प्राइमरी डेटा। लेकिन अगर किसी एजेंसी ने ऑलरेडी डेटा कलेक्ट कर रखा है, अब उसको वो इन्वेस्टिगेटर यूज कर रहा है, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। जो डेटा कलेक्ट करता है इन्वेस्टिगेटर, जिसका डेटा कलेक्ट होता है, उसे क्या बोल सकते हैं? उसे रिस्पोंडेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिस्पोंडेंट। कई लोग कैंडिडेट बोल देते हैं। तो बच्चों देखो, प्राइमरी डेटा में मैंने जो आपको बताया वही सब लिखा हुआ है। प्राइमरी सोर्स लीड्स टू कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। भाई प्राइमरी सोर्स से प्राइमरी डेटा बनता है, ये नज़र तो आ रहा है ना? हाँ, मैं वैसे कलर चेंज करता हूँ अपने मार्कर का, येलो, ठीक है। दिस डेटा इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिमसेल्फ। यहाँ पे डेटा इन्वेस्टिगेटर खुद अपने लिए कलेक्ट करता है। फ्रॉम द ऑरिजिन, ऑरिजिन का मतलब कहाँ से डेटा जन्म ले रहा है, मतलब रिस्पोंडेंट से। डेटा कलेक्टेड यूजिंग प्राइमरी सोर्स, जो भी प्राइमरी सोर्स से होता है, जो भी डेटा आता है वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन देता है। फर्स्ट हैंड मतलब एकदम फ्रेश इन्फॉर्मेशन आती है, किसी ने इसमें छेड़छाड़ करी नहीं है। सेम ऐसे बेटा अपोजिट कर दो, सेकेंडरी के अंदर यहाँ पे किसी और ने डेटा कलेक्ट करा है। द डेटा इज ऑलरेडी कलेक्टेड इन एग्जिस्टेंस, ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, भाई पहले से डेटा एग्जिस्टेंस में है और अब मैं उसे यूज कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ, अब मैं यूज कर रहा हूँ। तो ये फर्स्ट हैंड है, सेकेंड हैंड है? सेकेंड हैंड है, याद आ गया होगा सर? हाँ जी सर। इसके अलावा डिफरेंस दोनों के बीच में बेटा बहुत ईजी है, आ सकता है पेपर के अंदर, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बीच का डिफरेंस। तो ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। बताओ कौन से वाले में कॉस्ट ज़्यादा आती होगी? बेटा प्राइमरी डेटा में, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटर खुद भाग रहा है, खुद अलग अलग बंदों को भेज रहा है, रिस्पोंडेंट को क्वेश्चनेयर बना रहा है, तो एनुमरेटर को भेज रहा है, इस वजह से प्राइमरी के अंदर खर्चे ज़्यादा आते हैं और सेकेंडरी के अंदर खर्चे कम आते हैं, ठीक है सर। इसके अलावा और क्या है? और देखो बेटा, सेकेंड, डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव। भाई प्राइमरी डेटा मेरे हिसाब से कलेक्ट होता होगा, लेकिन सेकेंडरी डेटा किसी और के हिसाब से कलेक्ट हुआ है ना? किसी और ने कलेक्ट कर रखा है अपने मकसद से, अब मैं उसे यूज कर रहा हूं सेकेंडरी डेटा। लेकिन प्राइमरी डेटा में मेरा ही ऑब्जेक्टिव, मेरे ही पर्पस से डेटा कलेक्ट हुआ होगा। तो हमने क्या लिखा हुआ है देखना, प्राइमरी डेटा सिंस कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर फॉर हिमसेल्फ। प्राइमरी डेटा क्योंकि इन्वेस्टिगेटर ने खुद के लिए कलेक्ट करा, देयरफॉर इट डज नॉट रिक्वायर एनी एडजस्टमेंट, इसलिए इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता, मेरे हिसाब से ही डेटा कलेक्ट हुआ है, कोई बदलाव नहीं करना। लेकिन सेकेंडरी डेटा तो किसी और ने कलेक्ट करा था, अब मैं उसे अपने हिसाब से चेंज कर रहा हूँ, अपने लिए यूज करने के लिए उसे चेंज करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर मैं बोलता हूँ
प्राइमरी डेटा में कोई चेंजेस नहीं करने पड़ते यूज़ करने के लिए, लेकिन सेकेंडरी डेटा में चेंजेस करने पड़ते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि वो तो किसी और के पर्पज से, किसी और के ऑब्जेक्टिव से कलेक्ट करे गए थे। ठीक है सर, 2 हो गए। और इसके अलावा और क्या डिफरेंस है वो बताइए। तो बेटा देखो, डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी, ये तो सबसे इजी पॉइंट है। बोलो कौन सा ओरिजिनल होता है? प्राइमरी ओरिजिनल होता है और सेकेंडरी सेकेंड हैंड होता है, नाम से ही क्लियर था। ठीक है, इसके अलावा मेथड्स ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन, बेटा पर्सनल इंटरव्यू। हमने याद करो हर मेथड के अंदर सुटेबिलिटी पढ़ी थी, फायदे पढ़े थे और नुकसान पढ़े थे। आओ तेजी से करेंगे। पर्सनल इंटरव्यू के अंदर क्या था? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। पर्सनल इंटरव्यू के अंदर पहला पॉइंट डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अंडर दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर बाय हिमसेल्फ कलेक्ट डेटा। इन्वेस्टिगेटर खुद जाता है, मैं खुद जा रहा हूँ, एक एक के पास आके मैं खुद आ रहा हूँ। पर्सनल, डायरेक्ट, मैं खुद आ रहा हूँ भाई, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ही नीड्स टू एस्टैब्लिश डायरेक्ट रिलेशन। मुझे रिस्पोंडेंट के साथ खुद रिलेशन बैठाने पड़ते हैं, खुद जाना पड़ता है। सक्सेस ऑफ दिस मेथड डिपेंड्स अपॉन नॉलेज ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। मेरी कितनी नॉलेज है, मेरी कितने स्किल है, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, इस मेथड की सक्सेस मेरे ऊपर टिकी हुई है कि मैं कितना अच्छा हूँ। ठीक है, सुटेबिलिटी, बेटा दिस मेथड इज सुटेबल। अब देखो मैं खुद ही जा रहा हूँ तो मैं खुद कितने लोगों के पास जा पाऊंगा, इसलिए ये मेथड जब सुटेबल है जब पॉपुलेशन कम है या फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन या एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन कम है। दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज नॉट लार्ज। छोटा एरिया है तो ये मेथड सुटेबल रहेगा। सुटेबल व्हेन डेटा नीड्स टू बी केप्ट सीक्रेट। जब डेटा को सीक्रेट रखना है, टॉप सीक्रेट रखना है, कॉन्फिडेंशियल रखना है, तो ये मेथड सबसे बढ़िया है। मेरे पास ही आएगी इन्फॉर्मेशन, मैं किसी और को बीच में इन्वॉल्व ही नहीं कर रहा, तो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रखनी है तो मेथड सबसे बढ़िया है। सुटेबल वैन मोर लेवल ऑफ एक्यूरेसी। जब एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए तो सुटेबल है। सुटेबल वैन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या रिलेशन इज रिक्वायर्ड। जब आपको खुद कॉन्टैक्ट या खुद रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने हैं रिस्पॉन्डेंट के साथ तो ये मेथड सुटेबल है। ठीक है सर, फिर इसके फायदे बताइए। बेटा फायदे ये रहे, यहाँ पे ओरिजिनल डेटा मिलेगा। बेटा प्राइमरी है तो ओरिजिनल तो मिलेगा ही मिलेगा, एक्यूरेट मिलेगा और रिलायबल मिलेगा। अब पेपर में जब आप लिखोगे तो सीधा एक्यूरेट रिलायबल मत लिखना द एडवांटेज ऑफ प्राइमरी डेटा इज दैट द डेटा इज रिलायबल। आपको सेंटेंस, क्योंकि सिंस इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ हैज कलेक्टेड द डेटा हैंस द डेटा विल बी रिलायबल, आपको इस तरीके से सेंटेंस बनाकर लिखना है, या तो मैंने कीवर्ड्स लिख दिए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद डिमेरिट्स में क्या आएगा? बेटा लार्ज एरिया के लिए सुटेबल नहीं है, छोटे एरिया के लिए सुटेबल है, लार्ज एरिया में इसकी टाइफेस हो जाएगी, डिमेरिट। पर्सनल बाइजनेस, भाई मैं जानबूझकर छेड़छाड़, ये पर्सनल बाइजनेस वाला पॉइंट मैंने आपको बोल रखा है, ज़्यादातर जगह लग सकता है। पर्सनल बाइजनेस नेगेटिव पॉइंट है। अगर मेरी बाइजनेस इन्वॉल्व हो गई, अगर मैं किसी के प्रति पक्षपात करने लग गया, अगर मैं किसी से इन्फ्लुएंस हो गया, तो रिजल्ट अच्छे नजर नहीं आएंगे, तो पर्सनल बाइजनेस की वजह से रिजल्ट खराब हो जाएंगे। और क्योंकि बेटा मैं सबके पास खुद जा रहा हूं तो समय भी ज़्यादा लगेगा और कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी। बताइए, यहाँ तक क्लियर है? आप इन सारे पॉइंटों को बुक से कह रहा हूँ, जो आपने नोटबुक बना रखी है उससे भी देखते हुए चल सकते हैं, है ना। चलो, इसके अलावा बेटा जो जो आपने क्लास में पढ़ा हुआ है उसे प्लीज़ अच्छे से रिवाइज करके जाना, यही सब पेपर आएगा भाई, है ना। बस जो पढ़ रखे हैं उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्वेश्चन जरूर करके जाना। चलिए, फिर उसके बाद बेटा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, नाम से ही क्लियर हो रहा है भाई, इनडायरेक्ट तरीके से ओरल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, मतलब हम खुद नहीं जा रहे, इन्वेस्टिगेटर खुद नहीं जा रहा। अंडर दिस मेथड डेटा इज कलेक्टेड नॉट फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट डायरेक्टली बट फ्रॉम द, सीधा उससे कलेक्ट नहीं कर रहे, किससे कलेक्ट कर रहे हैं ये बताएगा, बट फ्रॉम सच पर्सन हु हैव रिक्विजिट नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। मतलब भाई ये किसी कंपनी के एम्प्लॉई हैं, मुझे इन एम्प्लॉई का डेटा चाहिए, तो मैं इन एम्प्लॉय की जगह इसके मालिक, इनका जो एम्प्लॉयर, उससे डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये हो गया इनडायरेक्ट। मेरे को आपका डेटा चाहिए था, मैं आपके टीचर से पूछ रहा हूँ, आपके पेरेंट्स से पूछ रहा हूँ, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया। आगे सुटेबिलिटी, दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज। ये मेथड जब सुटेबल है, जैसे रिलायंस में भाई लाखों एम्प्लॉयज काम करते होंगे, तो उनके मालिकों से जाकर पूछ लेंगे, लाखों लोगों का डेटा उन मालिकों से मिल जाएगा। तो जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा है तो ये मेथड सुटेबल है, इनडायरेक्ट था इस वजह से। When डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रिस्पॉन्डेंट इज नॉट पॉसिबल, भाई पता नहीं कौन सा एम्प्लॉय कहाँ रहता है, कोई कहाँ रहता है, कोई कहाँ रहता है, डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, खुद जा पाना पॉसिबल नहीं है, तो सबसे बढ़िया मेथड यही सुटेबल है। रिस्पॉन्डेंट इज नॉट केपेबल ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन, भाई एम्प्लॉई, फॉर एग्जाम्पल हमारे एग्जाम्पल में एम्प्लॉई, इसको पता नहीं चल रहा कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इसे क्वेश्चन आंसर का जवाब देना नहीं आ रहा, तो उसका मालिक दे देगा। तो ये मेथड जब सुटेबल है जब ये लोग जिनसे डेटा कलेक्ट करा जा रहा है ये कम पढ़े लिखे हैं, ये लेस एजुकेटेड है। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन इज कॉम्प्लेक्स, अगर इन्फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स है तो बेटा डायरेक्ट मत लगाना, एम्प्लॉय कभी जवाब ही नहीं दे पाएगा, इनडायरेक्ट लगाना, उसके एम्प्लॉयर से पूछ लेना या उन बंदों से पूछ लेना जिनके पास रिक्विजिट नॉलेज थी, रिक्विजिट नॉलेज मतलब जरूरी नॉलेज थी।
इनडायरेक्ट के अंदर हुआ क्या, हम आपका डेटा आपसे नहीं ले रहे, आपका डेटा किसी और के पास इंफॉर्मेशन होगी उस बंदे से कलेक्ट कर रहे हैं, है ना। इससे फायदा क्या होगा, बड़ा एरिया कवर हो जाएगा, ये सारे इसके फायदे पड़े, ठीक है। फिर इसके बाद बेटा ये है अच्छा पॉइंट है, क्वेश्चनेयर के अंदर क्या होता है, आओ मैं एक बार याद दिला देता हूँ। हम क्वेश्चनेयर भेजते हैं, मेलिंग क्वेश्चनेयर मेथड, हम एक प्रश्न पत्र बनाते हैं अपने मकसद के हिसाब से, फिर इसको रिस्पोंडेंट को भेज देते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं, मेल पे भेज देते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं भाई प्लीज़ इसका रिप्लाई कर। और इसका फ़ायदा क्या है भाई, मेल भेजने में कितना आसान है, आप लाखों लोगों को एक साथ भेज सकते हो, मतलब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसका नुकसान क्या है भाई, मेलिंग में हो सकता है बहुत सारे लोगों को मेल चलानी ना आती हो, तो हो सकता है वो रिप्लाई ना करें। तो ये लिखा हुआ है बेटा, देखना एक बार मैं इसे लाइन टू लाइन पढ़ा देता हूँ। इन्फॉर्मेशन थ्रू मेलिंग क्वेश्चनेयर सर्वे मेथड, कहाँ से मंगा रहे हैं, मेलिंग सर्वे क्वेश्चनेयर मेथड। अंडर दिस मेथड एक क्वेश्चनेयर प्रिपेयर किया जाता है और मेल कर देते हैं रिस्पोंडेंट को, एक क्वेश्चन पेपर बनता है, क्वेश्चनेयर मतलब एक क्वेश्चन पेपर मेल कर देते हैं बनाकर रिस्पोंडेंट को। एक लेटर भी लगाते हैं साथ में, जहाँ पे हम बताते हैं कि भाई मैं क्यों डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, एक इंक्वायरी क्यों कर रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहा हूँ, मैं बता देता हूँ। मैंने आपको मेल भेजी, मैं पीछे ये भी एक लेटर भी लगा कर दे दूंगा कि मैं क्यों डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ। फिर सुटेबिलिटी, भाई जब पॉपुलेशन बहुत वाइड है, बहुत ज़्यादा है, व्हेन रिस्पोंडेंट आर एजुकेटेड, ये मेथड जब भी सुटेबल है जब उसको मेल खोलनी आती है और मेल पढ़नी आती है। अगर आप अनएजुकेटेड हो फिर ये मेथड सुटेबल नहीं है, ठीक है। इसके बाद सर, इसके बाद फ़ायदा क्या है बेटा, मेल भेजना बहुत सस्ता काम है, इसलिए इकोनॉमिकल, ओरिजिनल सीधा आपका रिप्लाई मेरे पास आएगा, बड़ा एरिया कवर हो रहा है। नुकसान क्या बेटा, लैक ऑफ इंटरेस्ट बाय रिस्पोंडेंट, हो सकता है आप मेल देखकर इग्नोर मार दो, रिप्लाई ना करो, तो ये एक नुकसान हो गया। लिमिटेड यूज़, क्योंकि इसे सिर्फ पढ़े लिखे लोग रिप्लाई कर सकते हैं, इसलिए लिमिटेड बंदे ही रिप्लाई कर सकते हैं, ये नुकसान हो गया। तीसरा लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, एक बार जो क्वेश्चन भेज दिया आप उसे चेंज नहीं कर सकते। डायरेक्ट के अंदर तो हम चेंज कर सकते थे, क्योंकि भाई मैं खुद गया हूँ, मैं आपकी शक्ल देखकर आपसे डेटा सवाल पूछूंगा, लेकिन यहाँ पे तो मेल कर दिया ना, सबको एक साथ भेज दिया, भेजने के बाद कहाँ से चेंज कर पाओगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन चेंज नहीं कर सकते। इनफ्लेक्सिबिलिटी है, इनफ्लेक्सिबिलिटी मतलब लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, आप एक बार क्वेश्चन को बनाने के बाद भेज नहीं सकते, ठीक है सर। फिर इसके बाद क्या है सर, इसके बाद है बेटा एनुमरेटर मेथड। एनुमरेटर मेथड में क्या होता है, यहाँ पे हम 2-3 लोगों को रखते हैं, मतलब कितने भी बंदों को रख सकते हैं। इन्वेस्टिगेटर ने एनुमरेटर को अपॉइंट करा कि वो जाए और लोगों से कलेक्ट करके आए डेटा, मैंने उसको ट्रेनिंग दी, इन्वेस्टिगेटर ने एनुमरेटर को ट्रेनिंग दी और फिर वो जाकर लोगों से डेटा सवाल पूछ कर आ रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो ये लिखा हुआ है अंडर दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स, इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करता है एनुमरेटर को, हु कलेक्ट्स डेटा ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टिगेटर। इस मेथड में मैं कुछ लोगों को अपॉइंट कर रहा हूँ, वो मेरे बिहाफ पे जाएंगे डेटा कलेक्ट करने के लिए। एक क्वेश्चनर बनाया जाएगा, फिर वो जाएगा सब लोगों से क्वेश्चन पूछ के उसके अंदर फिल करने लग जाएगा। सुटेबिलिटी, व्हेन फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, यहाँ पे भी इन्वेस्टिगेशन बड़ी है तब सुटेबल है। बस बेटा सब में लार्ज वाला ही सुटेबिलिटी है, बस पहले वाले पॉइंट में लार्ज नहीं स्मॉल वाला सुटेबिलिटी था। दूसरा, व्हेन इन्वेस्टिगेशन नीड्स स्किल इन्वेस्टिगेटर, हम डेटा थोड़ा अच्छा कलेक्ट कर रहे हैं, स्किल बंदे चाहिए, तो ये मेथड ज़्यादा सुटेबल है। इसके अलावा व्हेन एनुमरेटर नोज लोकल लैंग्वेज, जब एनुमरेटर को उस एरिया की लोकल लैंग्वेज आती है तो ये मेथड सुटेबल है, अगर उसको लोकल लैंग्वेज आती नहीं फिर सुटेबिलिटी की कोई सवाल नहीं है। नुकसान क्या है, पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं आएगा। फायदा क्या है, पर्सनल कॉन्टैक्ट आएगा, एनुमरेटर खुद जा रहा है, पर्सनली रिप्लाई आने के चांसेस ज़्यादा है। देखो मेल के अंदर तो आप हो सकता है रिप्लाई ना करो क्योंकि मेल था, कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन एनुमरेटर के अंदर तो मैं आपके सामने प्रकट हूँ, एनुमरेटर आपके सामने आया हुआ है, आप इग्नोर नहीं कर पाओगे, आप कुछ ना कुछ तो बोलोगे ही, तो डेटा कलेक्ट करना यहाँ पे आसान है। वहाँ पे ईमेल के अंदर मैंने 15 सवाल पूछे थे, मेलिंग क्वेश्चनर के अंदर हो सकता है आपने 2 फिल करके भेज दिए, लेकिन एनुमरेटर वाले के अंदर मैं आपसे पूरे के पूरे 15 पूछूंगा। इट मीन्स वहाँ पे सबके रिप्लाई नहीं आएंगे पिछले वाले मेथड में, लेकिन यहाँ पे पूरा भरा हुआ नजर आएगा, कंप्लीट क्वेश्चंस का रिप्लाई मिल जाएगा। बच्चों याद आ रहा है ना सब कुछ? यस सर। फिर उसके बाद नुकसान, भाई डिमेरिट है। क्या है डिमेरिट? पैसे लेंगे एनुमरेटर, महंगा मेथड है, टाइम कंज्यूमिंग, सबके पास जा जाकर पूछ रहे हैं, टाइम कंज्यूमिंग, डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ एनुमरेटर, अगर एनुमरेटर गायब हो गया या एनुमरेटर छुट्टी पे चला गया फिर डेटा कलेक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है, ये नुकसान है, एनुमरेटर पे डिपेंड हो गए हम। एक अच्छा क्वेश्चनर कैसा होता है बेटा, ये सवाल बन सकता है, ध्यान से देख लेना। व्हाट इज ए अच्छा क्वेश्चनर? तो लिखा हुआ है एक अच्छा क्वेश्चन जब होता है जब उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ना हो, लिमिटेड क्वेश्चन हो। दूसरा, एक अच्छा क्वेश्चन वो होता है जो रिलेटेड हो पर्पस ऑफ इंक्वायरी से, ऊट पटांग सवाल ना हो, रिलेटेड क्वेश्चन हो। तीसरा, लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, हो सकता है बहुत सारे पढ़े लिखे लोग ना हो तो सिंपल लैंग्वेज में एक सवाल जवाब करना तो ज़्यादा अच्छा रिप्लाई मिलेगा। नो अननेसेसरी अनडिजायरेबल क्वेश्चन, बिना मतलब के सवाल जवाब मत करना। क्वेश्चन शुड नॉट इन्वॉल्व एनी टाइप ऑफ
कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन वगैरह इन्वॉल्व मत करना, वरना आधे लोग तो वैसे ही रिप्लाई नहीं देंगे। अगला, आप इंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो, कैपिटल लेटर्स में लिखना है, ब्लैक पेन का यूज़ करना है, पेंसिल का यूज़ नहीं करना, इस तरीके से आप इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हो एक क्वेश्चनर के अंदर। नो कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन, कोई ऐसे क्वेश्चन जिससे लड़ाई झगड़े दंगे हो जाए ऐसे क्वेश्चन मत पूछना। इसके अलावा कंटेन रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, और एक रिक्वेस्ट कर देना कि भाई इस क्वेश्चनर को भरने के बाद वापस भी कर देना। तो एक अच्छे क्वेश्चन के अंदर ये सारी खूबियाँ होनी चाहिए। बोलो भाई, डन? यस सर। अराउंड आपको 45 मिनट हो चुके हैं, आप इसे प्लीज़ अच्छे से पढ़ के जाना बच्चों। टेलीफोनिक इंटरव्यू, टेलीफोन पे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, सबसे इजी है, इसको तो मैं नहीं भी पढ़ाऊंगा तो भी चलेगा। अगला है सेकेंडरी। बेटा सेकेंडरी के अंदर आपको ध्यान रखना है, एक होता है छपा छपाया, एक होता है अनछपा, पब्लिश और अनपब्लिश। तो पब्लिश में भी गवर्नमेंट थे, सेमी गवर्नमेंट थे, फिर सब में हमने एग्जाम्पल भी करे थे। एक बार तेजी से करते हैं, देखना। सबसे पहले गवर्नमेंट पब्लिकेशन, लाइक सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारा डेटा छापती हैं, और क्योंकि सरकार छाप रही है इसलिए मोर रिलायबल, आरबीआई डेटा छापती है, इसका एग्जाम्पल हो गया। अगला सेमी गवर्नमेंट, जो सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन होते हैं लाइक म्यूनसिपालिटी वाले डेटा छापते हैं, बर्थ रेट और डेथ रेट का, सेमी गवर्नमेंट। तीसरा, कुछ कमेटी और कुछ कमीशन लाइक फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, कुछ लोगों की कमेटी, ये लोग भी डेटा छापते हैं, ये भी हमारे काम का होता है, क्योंकि ये कोई और छाप रखा है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए सेकेंडरी डेटा बन रहा है। सेकेंडरी के अंदर भी पब्लिश हो रखा है, कहीं ना कहीं छपा हुआ होगा। कोई ट्रेड एसोसिएशन है, बहुत सारे लोग मिलकर ट्रेड एसोसिएशन बनाकर वो डेटा छाप रहे हैं, लाइक नेहरू प्लेस मार्केट के ट्रेडर्स आपस में मिलकर कोई डेटा छाप रहे हैं, तो वो ट्रेड एसोसिएशन का डेटा हो गया। कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन लाइक आईआईटी, इसरो, ये सारे लोग कोई डेटा छाप रहे हैं, तो ये भी छपा छपाया डेटा हो गया, मतलब पब्लिश। इसके अलावा जनरल अखबारों में इंटरनेशनल पब्लिकेशन लाइक आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, ये लोग भी डेटा कुछ भी छाप रहे हैं, तो इन सारे डेटा को बोला जाएगा कौन सा, पब्लिश। और अनपब्लिश क्या होता है बेटा, वो जो कहीं छपा नहीं। जरा बताना, आपका बैंक अकाउंट नंबर कहीं छपा है, आपका आधार नंबर कहीं छपा है ना? ये सरकार कलेक्ट करती है देश को मैनेज करने के लिए। दिस डेटा आर कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट फॉर बेटर मैनेजमेंट इन द कंट्री। उन्होंने आपका आधार नंबर, सब कुछ, आधार पैन कार्ड नंबर सब उनके पास है, लेकिन वो कहीं छपता नहीं है, तो वो हो गया अनपब्लिश डेटा। डन ना, ये अनपब्लिश था। ओके सर। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा बच्चों ये रहा हमारा अगला टॉपिक, ये इसके एग्जाम्पल है। सेकेंडरी डेटा यूज़ करते वक्त क्या ध्यान रखना है? तो सबसे पहले मैं किसी और का डेटा यूज़ करने जा रहा हूँ, तो पहले मेरे को देखना है कि वो कितना पढ़ा लिखा था, उसकी एबिलिटी क्या थी। अगर वो एबल था तो मैं उसके डेटा को यूज़ करूँगा। देखो सीधी सी बात थी, मैं खुद का डेटा, खुद का कलेक्ट किया डेटा तो आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ, मैंने करा था। लेकिन अब सेकेंडरी डेटा था, किसी और ने डेटा कलेक्ट करा है, अब मैं उसके डेटा को यूज़ करना चाहता हूँ, तो मुझे ये देखना है कि भाई वो कितना एबल था। अगर वो एबल था तो यूज़ करूँगा, वो एबल नहीं था तो यूज़ नहीं करूँगा। ये सावधानी बरतनी है सेकेंडरी डेटा को यूज़ करते वक्त। दूसरा, मेथड ऑफ कलेक्शन, भाई उसने अच्छा मेथड लगाया था, खुद जा जाके पूछा था तो यूज़ करूँगा। उसने ऊट पटांग कोई मेथड लगा दिया था तो उसके रिजल्ट्स को, उसके डेटा को मैं यूज़ नहीं करूँगा, मतलब उसने कौन सा मेथड लगाया। तीसरा, टाइम एंड कंडीशन व्हेन डेटा इज कलेक्टेड, उसने कौन से हालातों में किस वक्त डेटा कलेक्ट करा। अगर वो मेरे लायक था तो मैं यूज़ करूँगा, मेरे लायक नहीं था तो मैं यूज़ नहीं करूँगा। तो हमारे को अलग अलग बातों का ध्यान देना है कि कब मैं सेकेंडरी वाले का कोई डेटा यूज़ करूँ और कब मैं सेकेंडरी वाले का डेटा यूज़ ना करूँ। ठीक है सर, आगे बताइए। आगे बेटा सेंसस एनएसएसओ के बारे में कुछ लिखा हुआ है, पेपर में बन सकता है। सेंसस आप सबको पता है 10 साल में एक बार होता है, डेकेनियल प्रोडक्शन है, जिसमें बेसिकली कितने लोग हैं, पॉपुलेशन के बारे में डेटा छापा जाता है। आओ एक बार तेजी से पढ़ते हैं। इट इज़ अ डेकेनियल पब्लिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 10 सालों में छपता है। कौन छापता है? रजिस्ट्रार, सेंसस जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। आ सकता है क्वेश्चन ये, पॉपुलेशन एंड बाकी चीज़ों के बारे में, पॉपुलेशन कितनी हो सकती है, घनत्व कितनी डेंसिटी है पॉपुलेशन को, लिटरेसी रेट क्या है, ये सारा सेंसस छापता है। एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सरकारी है। कंडक्ट रेगुलर सैंपल, लगातार ये लोग सैंपल करते, डेटा कलेक्ट करते रहते हैं। ये तो 10 साल में होता है, ये लगातार होता रहता है। लाइक लोग कहाँ से कमा रहे हैं, कंज्यूमर कहाँ पे खर्चा करते हैं, क्या पीते हैं, क्या खाते हैं, ये सारी चीज़ें आमतौर पे एनएसएसओ छाप रहा होता है डेटा, है ना। ये दोनों डेटा छापते हैं, है ना। सेकेंडरी डेटा के ये दोनों मेन सोर्स है। ऊपर हेडिंग में ये लिखा हुआ है, सेकेंडरी डेटा के ये दोनों मेन सोर्स है, सेंसस और एनएसएसओ। फिर बेटा अगले चैप्टर की शुरुआत ही इससे होती है, सेंसस और एनएसएसओ। तो सेंसस के अंदर वही लिखा हुआ है जब हम 100% डेटा की चेकिंग करते हैं। ये तो ज़्यादातर बच्चों का हो रखा है, इसे तो मैं क्लास में भी हो रखा है, जो लास्ट में आए थे उनका भी हो रखा है। बेटा सुनना, जब हम 100% चेकिंग कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे? सेंसस। सुटेबिलिटी,
जब पॉपुलेशन कम है, कंपैरेटिवली कम है। वाइडली डाइवर्स नेचर ऑफ पॉपुलेशन, सारे लोग अलग अलग हैं, सारे अलग अलग हैं तो भाई सारे अलग अलग हैं तो सबको कवर करो। सब एक जैसे होते तो सैंपल लगा देना, सारे अलग अलग हैं तो सेंसस लगा देना, अलग अलग हैं, डेटा अलग अलग है, पॉपुलेशन अलग अलग है। जब आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सेंसस बढ़िया है। व्हेन हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, जब एकदम सटीक आंसर चाहिए तो भी सेंसस बढ़िया है। फायदे, इन्फॉर्मेशन जो भी इससे मिलेगी वो रिलायबल होगी, एक्यूरेट होगी, फायदा है इसका। कुछ ना समझ में आए, फायदा पूछ रहा है तो रिलायबल एक्यूरेट हर जगह जाएगा। इट हेल्प्स इन स्टडिंग डाइवर्स, ये आपको अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने को समझा देगा। इट मेक्स स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन, ये कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन को भी ईजी बना देगा। क्यों भाई ईजी कैसे बन गया? क्योंकि 100% काम किया ना, 100% करने से रिलायबल मिला, 100% करने से कॉम्प्लेक्स डेटा भी ईजी नजर आने लग गया। नुकसान क्या है बेटा? 100% कवर कर रहे हैं, कॉस्ट लगेगी, लार्ज मैन पावर, ज़्यादा लोग चाहिए, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज लेवल इन्वेस्टिगेशन। मेरे को ये देखना है देश में कितने कबूतर हैं, कितनी चिड़ियाँ हैं, कितनी मधुमक्खियाँ हैं, कितनी चींटियाँ हैं, तो यहाँ पे ये वाला मेथड काम करने वाला नहीं है। अगर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है, सेंसस, तो फिर काम का नहीं है। ठीक है सर। फिर उसके बाद सैंपल, बेटा सैंपल में लेस देन 100% होगा, लेस देन 100% होगा, यहाँ पे सबको चेक कर पाना पॉसिबल नहीं है। अब इसकी सुटेबिलिटी, जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जब हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डिग्री की एक्यूरेसी चाहिए थी तो सेंसस, कम चाहिए तो सैंपल। जब पॉपुलेशन एक जैसी है, पॉपुलेशन अलग अलग थी तो सेंसस, पॉपुलेशन एक जैसी है तो सैंपल। व्हेन वेरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन या इन्फॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, जब डिटेल चाहिए था तो सेंसस, जब डिटेल नहीं चाहिए तो सैंपल। कितना ईजी है। फ़ायदा क्या होगा बेटा? सस्ता होगा, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा और लार्ज इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करवाने में हेल्प करेगा। बच्चों वाले, अगर आपने सेंसस सुन लिया तो ये तो जस्ट उसका उल्टा है। नुकसान बेटा ऊपर खुद ही बोल रहा था, कम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन में भी ये सही है, मतलब इसके रिजल्ट आमतौर पे इनएक्यूरेट आते होंगे। और इसके अलावा और क्या नुकसान है? डिटेल इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी ऑब्टेन, यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इट कैन नॉट बी यूज व्हेन पॉपुलेशन इज डाइवर्स, ये जब काम नहीं आएगा जब पॉपुलेशन डाइवर्स है, अलग अलग है, ये जब भी काम आता है जब पॉपुलेशन एक जैसी है, तो नुकसान बना दिया इसको। चांसेस ऑफ बायसनेस के चांसेस हर जगह लिख सकते हो आप नुकसान के अंदर। डन, सेंसस और सैंपल, यस सर। फिर उसके बाद आपको क्या और देखना है? आप बेटा इतना तो देखना ही देखना, इसके अलावा जो आपको और पढ़ाया गया है उन सबको भी देखते हुए जाना है ना। मैं अभी बहुत तेजी वाले मोड में करवा रहा हूँ ये सारी चीज़ें। रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग बेटा, रैंडम मतलब जब सबका इक्वल चांस है, नॉन रैंडम मतलब जब इक्वल चांस नहीं है। फिर नॉन रैंडम के अंदर डेलिब्रेटिव, मैं मेरे हिसाब से, मेरे पर्पस के हिसाब से डेटा कलेक्ट करूँगा बस। इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक द चॉइस ऑफ सैंपल, मैं मेरे हिसाब से, तू खड़ा हो, हाँ तू खड़ा हो, मेरे हिसाब से डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, डेलिब्रेटिव, खत्म हो गया। पर्सनल बायसनेस तो हद से ज़्यादा होगी। फायदे नुकसान इसके बहुत अच्छा बच्चों वाले हैं बेटा। स्ट्रेटिफाइड को मैं लाइन टू लाइन पढ़ा देता हूँ। स्ट्रेटिफाइड या मिक्स सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है? पहले पॉपुलेशन को अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है, स्ट्रेटा कहते हैं उसे, फिर हर स्ट्रेटा में से आइटम को उठाया जाता है। ये अभी खत्म हुआ था आपका चैप्टर। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्रेटा। फिर उसके बाद जिसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, दिल्ली वाले अलग, मुंबई वाले अलग, हरियाणा वाले अलग, इस तरीके से हमने स्ट्रेटा बनाया। फिर हर स्ट्रेटा में से देन सम ऑफ द आइटम आर सेलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्रेटा, फिर हम सारे स्ट्रेटा में से आइटम को उठा लेते हैं। फायदे नुकसान इसी से बनेंगे। दिस मेथड कवर डिफरेंट डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक, आप डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक को भी पढ़ पाओगे, ये इसकी खास बात है, क्योंकि आपने यहाँ पे ग्रुप बना दिए। ग्रुप बनाने से आप अलग अलग जो डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक था उसे रीड कर पाओगे, समझ पाओगे। कंपैरेटिव एनालिसिस पॉसिबल हो पाएगा और रिलायबल और अच्छे रिजल्ट्स नज़र आएंगे। बेटा इसे प्लीज़ ज़रूर से पढ़ के जाना, स्ट्रेटिफाइड को। डन। फिर उसके बाद अगले पेज पे बेटा दे रखा है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सेम वही था सिस्टमैटिक, बस यहाँ पे हम डेटा को पहले अरेंज करते हैं। अंडर दिस सैम्पलिंग ईच यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन आर न्यूमेरिकली 1 2 3 4 5, जियोग्राफिकली दिल्ली मुंबई हरियाणा, अल्फ़ाबेटिकली ए वाले, बी वाले, सी वाले, डी वाले, इस तरीके से डेटा को अरेंज करते हैं। फिर उसमें से बंदों को सेलेक्ट करते हैं। कोटा सैम्पलिंग, हमने पहले ग्रुप बना दिए, फिर वहाँ से फिक्स नंबर उठा रहे हैं। स्ट्रेटिफाइड में फिक्स नंबर नहीं था, कोटा में फिक्स नंबर उठाते हैं। स्ट्रेटिफाइड और कोटा में बस इतना ही डिफरेंस होता है। ग्रुप यहाँ पे भी बनाए जाते हैं, ग्रुप स्ट्रेटिफाइड में भी बनाए जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद बेटा कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या था? कन्वीनियंस सैम्पलिंग में मैं जो मुझे कन्वीनियंट आ रहा है बेटा, पहला था डेलिब्रेटिव, मैं जैसा चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि क्लास अच्छी नजर आए, अच्छे बच्चों को उठाऊंगा, बुरी नजर आए, बुरे बच्चों को उठाऊंगा। इसमें क्या है? इसमें कन्वीनियंस है।
मुझे सहूलियत किस में मिल रही है, ये बगल में बैठा था इससे डेटा पूछ लिया, वो बच्चा दूर बैठा था उससे नहीं पूछ रहा। यहाँ पे कन्वीनियंस देख रहे हैं, वहाँ पर्पस देख रहे थे, है ना। तो बच्चों को आमतौर पे इसमें डाउट होता है। यहाँ पे मैं मेरी कन्वीनियंस, जो मेरे को अच्छा लग रहा है, जो सस्ता लग रहा है, जो ईजी लग रहा है, मैं उस हिसाब से डेटा कलेक्ट करूंगा। तो इस मेथड का नाम हो जाता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। फिर इसके अलावा बेटा रैंडम सैम्पलिंग, हर किसी का इक्वल चांस होता है। यस सर, लॉटरी, एक पर्ची, एक वो बनाया जाएगा पर्ची सबके नाम की, फिर उसे डब्बे में डाल देंगे, सफल करेंगे, फिर जिसकी आ गई रैंडम सैम्पलिंग, है ना। लॉटरी मेथड बहुत इजी था, ये सब याद करो, आपको याद होना चाहिए। फिर रैंडम नंबर टेबल आया था, इसमें वो टिपट का टेबल याद है, टिपट टिपट टिपट, ये रहा टिपट। टिपट ने कितने पॉपुलेशन को 10,400 के 4-4 के ग्रुप बना दिए थे। तो बस ये टिपट का नाम ध्यान रखना रैंडम नंबर टेबल के अंदर। फिर सेंसस और सैंपल में डिफरेंस बेटा आ सकता है पेपर में। कवरेज 100% होती है सेंसस में, लेस देन 100% होती है सैंपल में। सुटेबिलिटी, जब स्मॉल एरिया है तो सेंसस, जब बड़ा एरिया है तो सैंपल। ठीक है, आगे सर एक्यूरेसी, जब ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो सेंसस, कम एक्यूरेसी चाहिए तो सैंपल। कॉस्ट, ज़्यादा कॉस्ट लगेगी सेंसस में, कम कॉस्ट लगेगी सैंपल में। हलवा है, टाइम, ज़्यादा समय लगेगा सेंसस में, कम समय लगेगा सैंपलिंग में। ओके सर, इसके अलावा एक अच्छा सैंपल क्या होता है, ये पेपर में आ सकता है बेटा। एक अच्छा सैंपल क्या होता है, जो पूरी पॉपुलेशन को दिखाए। साइज ऑफ द सैंपल, इफ आउट ऑफ वेरी लार्ज, अगर मैंने बहुत कम साइज को उठाया तो वो अच्छा सैंपल नहीं है। लाखों में से मैंने 2 बंदों को उठाया तो वो अच्छा सैंपल नहीं है। एक अच्छा सैंपल वो होगा जो ठीक ठाक नंबर हो। तो लिखा हुआ है इफ आउट ऑफ वेरी लार्ज पॉपुलेशन ओनली फ्यू आइटम्स आर सेलेक्टेड, बहुत सारों में से बस थोड़ों को उठाया, देन सच अ सैंपल मे नॉट बी एबल टू रिप्रेजेंट होल पॉपुलेशन। तो पॉइंट का नाम ये बना, होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने लायक सैंपल होना चाहिए, तभी वो अच्छा सैंपल कहलाएगा। अगर पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा तो वो अच्छा सैंपल नहीं है। दूसरा, बायसनेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट या एनोमरेटर, ये जो इन लोगों की बायसनेस है ये कम से कम होनी चाहिए। इफ इन्वेस्टिगेटर रिमेन्स अनबायस, अगर अनबायस है तो भाई अच्छा सैंपल है, लेकिन अगर ये लोग जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं अगर ये बायस हो गए तो वो अच्छा सैंपल नहीं है। तीसरा, अगर एनोमरेटर को ट्रेनिंग दी है, एनोमरेटर भी आया था ना पिछले चैप्टर में, एनोमरेटर को ट्रेनिंग दी है तो अच्छा सैंपल, ट्रेनिंग नहीं दी तो बुरा सैंपल। ठीक है सर, आगे इसके बाद बेटा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ये भी अभी हाल फिलहाल हुआ था। इसमें ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन, वही डेटा को हम बांट रहे हैं अलग अलग बेसिस पे। इसमें ना मेन टॉपिक ये था, एक अच्छा क्लासिफिकेशन क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। सब अभी अभी हमने करा था, फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। एक अच्छा क्लासिफिकेशन क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, कुछ छूटे ना। अ गुड क्लासिफिकेशन शुड बी द वन विच कवर ऑल द रॉ डेटा, सारा कच्चा डेटा इसके अंदर आना चाहिए, कुछ छूटे ना। दूसरा, होमोजीनियस, ऑल द डेटा मस्ट बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ होमोजेनिटी, जो एक जैसे हैं उसे अलग, जो अलग है वो अलग, मतलब जैसे जो दिख रहा है उसको वैसे डेटा ग्रुप में बना देना, ये होता है ऑर्गेनाइजेशन। सुटेबिलिटी, अ गुड क्लासिफिकेशन इज द वन विच सूट्स द ऑब्जेक्टिव, एक अच्छा क्लासिफिकेशन वो होता है जो इन्वेस्टिगेटर के पर्पस को फुलफिल करे। और इलास्टिक, एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन क्लासिफिकेशन वो होता है जहां पे चेंजेस की गुंजाइश हो, अगर चेंज की गुंजाइश नहीं है तो वो अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं है। ठीक है, अच्छा टॉपिक था, पेपर में बन सकता है, ये था बेटा अच्छा टॉपिक। तो मेन ज्योग्राफिकल या स्पैटियल, एरिया वाइज बांट दिया, पंजाब दिल्ली मुंबई अलग, दिस इज बेस्ड ऑन ज्योग्राफी और लोकेशनल डिफरेंस। अगला, क्रोनोलॉजिकल, समय के हिसाब से 2018, 19, 20, व्हेन डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। फिर क्वालिटेटिव, इट इज बेस्ड ऑन द क्वालिटी और एट्रीब्यूट्स, मतलब फीचर्स, क्या क्वालिटी क्या है, लाइक मेल फीमेल, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, कोई नंबर नहीं देख रहे हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं क्वालिटी वाइज, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब इसके अंदर भी बेटा एक था सिंपल, ये रहा सिंपल क्लासिफिकेशन, जब किसी एक क्वालिटी के बेसिस पे मेल है या फीमेल, एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड, लिटरेट है या इलिटरेट, एक क्लास एक बेसिस पे बांट रहे हैं तो सिंपल, एक से ज्यादा पे बांट रहे हैं तो मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, जब बेस्ड ऑन मोर देन वन क्वालिटी, एक से ज्यादा क्वालिटी या फीचर पे बांट रहे हैं, लाइक पहले बांटा स्किल अनस्किल, फिर रूरल अर्बन, गांव शहर, फिर बांटा मेल फीमेल, मतलब जब एक से ज्यादा क्वालिटी के हिसाब से बढ़ता है तो मैनीफोल्ड, एक के बेसिस पे बढ़ता है तो सिंपल। ठीक है सर, फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, जो संख्या के हिसाब से बढ़ता है, इट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से बढ़ता है तो क्वांटिटेटिव। और वेरिएबल क्या होते हैं, इकोनॉमिक्स में वो सारी चीजें जो समय के साथ चेंज होती है उसे कहते हैं वेरिएबल। खत्म, बस यही था। इसके बाद बच्चों बार डायग्राम, पाई डायग्राम मैं आपको दिखाकर आ चुका हूं, अगर आपको ये देखने हो तो देख लेना, इसके अंदर लिखे हुए सारा आपके मैंने आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इसके दिखा दिए हैं। डन, आई होप इस 1 घंटे की कितनी टाइम की क्लास हुई है, हाँ लगभग 1 घंटा हो रहा है। इस 1 घंटे में आपने
अगर पढ़ रखा है तो रिवाइज हो गया होगा। याद, सारी धूल जमा थी ना, ये मेरा मेन मकसद क्या था, मैंने क्लास में ही बोला था, ये जो धूल जमा थी, जो आपने पढ़ रखा है, उससे धूल को हटाना था मेरा मेन काम। और आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज़ इसे कम से कम 2 बार ज़रूर देख लेना, ताकि आप कुछ कर सको पेपर के अंदर, अटैम्प्ट कर सको। हमने क्लास में माइक्रो को रिवाइज करा है और यहाँ पे मेरा मेन टारगेट है ये, और मैं कल वाली क्लास में भी आपको कुछ करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, बाकी आई होप आपको सब क्लियर होगा। प्लीज़ पढ़ते रहो और अच्छे से पेपर दो। बाय बाय और टेक केयर।